नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 100 से ज़्यादा जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस कवर करा रहा हूं। ये सारे प्रश्न आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चंस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, अगर कंप्लीट करना है तो अभी करना है, नहीं तो बाद में कभी नहीं हो पाता है। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई है? तो हेस्टिंग के कार्यकाल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1822 में काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह प्रारंभ कब हो गया था? तो 1824 से बैरकपुर में सैन्य विद्रोह प्रारंभ हो गया था। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए जाना जाता है? तो विलियम बेंटिंग का कार्यकाल जो है वो शिक्षा सुधार के लिए जाना जाता है। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? तो 1835 में विलियम बेंटिंग ने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो 1830 से बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो लॉर्ड चार्ल्स मैटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड डलहौजी ने इनाम कमीशन की स्थापना की। किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों ने उपज का 50% जो है देते थे या उससे किसानों से वसूला जाता था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 50% वसूला जाता था। नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में नरबली प्रथा का अंत हुआ। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दादा भाई नौरोजी ने भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन के सिद्धांत को बतलाया। भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई? तो कलकत्ता व आगरा में सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी के द्वारा टेलीग्राफ लाइन जो है शुरू हुई। भारत में पहली सूती वस्त्र की मिल कहाँ स्थापित की गई? तो मुंबई में भारत में पहली सूती वस्त्र की मिल स्थापित की गई। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? तो प्लासी के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों की लूट जो है शुरू हुई। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? तो जॉर्ज क्लॉर्क ने भारत में पहली रेलवे लाइन बिछवाई थी। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? तो जमींदारों को ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ प्राप्त हुआ। किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है कब लागू की गई थी? तो 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। रुपए का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ था? तो 20 सितंबर 1949 में रुपये का सबसे पहला अवमूल्यन हुआ था। दूसरी बार रुपए का अवमूल्यन कब हुआ था? तो 6 जून 1966 को रुपए का दूसरी बार अवमूल्यन हुआ था। रुपए का तीसरी बार अवमूल्यन कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1991 में रुपए का तीसरी बार अवमूल्यन हुआ था। विदेशों में स्थित विदेशी बैंक के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंक द्वारा रखे गए खाते को क्या कहते हैं? तो उसको नॉस्ट्रो अकाउंट्स कहते हैं। याद रखिएगा, नॉस्ट्रो अकाउंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस आधार पर की जाती है? तो थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर भारत में मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। किसी स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में गिरावट होती है तो उस स्थिति को बोलते हैं मुद्रा संकुचन या अवस्फीति। मुद्रास्फीति के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए जानबूझकर मुद्रा की मात्रा कम करने को क्या कहते हैं? तो इसे मुद्रा अवस्फीति कहते हैं। ठीक है, अपस्फीति। सकल घरेलू जीडीपी में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का हिस्सा कितना होता है? तो 13.67% सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का हिस्सा होता है। 1950 से 1951 में भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना था? तो 52.2% सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान था। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 मंथ हैं
जब रबी के फसलों की बुआई की जाती है। रबी के फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, ये सब रबी की फसलें कहलाती हैं। खरीफ की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो जून जुलाई में खरीफ की फसलों की बुआई की जाती है। खरीफ की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, अरहर, ये सब खरीफ की फसलों में आती हैं। जायद की फसलों को कब पैदा किया जाता है? तो मार्च से जुलाई के मध्य जायद की फसलें पैदा होती हैं। जायद की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो तरबूज, खरबूज, ककड़ी, पशुचारा, ये सब जायद की फसलें कहलाती हैं। व्यापारिक या नगदी फसलें कौन सी होती हैं? तो व्यापारिक या नगदी फसलें होती हैं जिनको आप जैसे ही वो डेवलप हो तुरंत उसको काट कर जल्द से जल्द उसको मार्केट में आप बेच सकें, उसको स्टोर नहीं कर सकते, वो नगदी फसल है ना। उसमें कपास, गन्ना, तिलहन, चाय, जूट, तंबाकू, ये सब जो है नगदी फसल की कैटेगरी में आती हैं। भारत में सर्वाधिक मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन कहाँ कौन सा होता है? तो सबसे ज़्यादा खाद्यान्न जो है चावल सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है भारत में। देश में कृषि के अंतर्गत किस तरह के उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो नाइट्रोजनी उर्वरक जो है देश में सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। विश्व में मसालों के सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक होने का गौरव किस देश को प्राप्त है? तो भारत विश्व भर में मसालों का उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो रबर के उत्पादन में भारत विश्व में चौथे नंबर पर है। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? तो एम एन रॉय ने संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन योजना जो कि 1946 में आई थी, भारत में संविधान सभा के गठित करने का आधार था। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहां रखी गई थी? तो 1936 ईस्वी में फैजपुर अधिवेशन में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग रखी गई थी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान में कितने सदस्य होने थे? तो 389 संविधान सभा में सदस्य होने थे। संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो 299 रह गई थी। संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो 70 प्रतिनिधि थे देशी रियासतों के संविधान सभा में। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की थी। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के प्रतिनिधि ने, देशी रियासत हैदराबाद के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। बी आर अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा के निर्वाचित सदस्य हुए थे? तो बंगाल से चुनकर आए थे बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी में संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन हुआ था। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। भारत में संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में भारत में संविधान लागू हुआ था। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने 1924 में संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान को बनाने में समय लगा था। त्रिपुरी अधिवेशन संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद त्रिपुरी अधिवेशन संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए?
तो महात्मा गांधी जी ने यह सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 22 दिसंबर 1939 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली ने भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद जी के पास में कौन सा विभाग था? तो खाद्य और कृषि विभाग था। 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें राजेंद्र प्रसाद जी के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा आपके सामने। 1946 में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता की थी। किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार पर हमले को आयोजित किया था? तो सूर्य सेन ने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार पर हमले को आयोजित किया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे जयप्रकाश नारायण। 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन में हिंदू मुस्लिम एकता के भाषण किसने दिए थे या किसने उस भाषण को संबोधित किया था? तो स्वामी श्रानंद ने उस भाषण को संबोधित किया था या दिया था उस भाषण को। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ हुआ था। सुखदेव, भगत सिंह व राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह व राजगुरु को फांसी दी गई थी। नौसैनिक विद्रोह कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में नौसैनिक विद्रोह हुआ था। महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो 1916 में महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला जी हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष थे। पूना समझौता किस वर्ग से संबंधित था? तो पूना समझौता जो है वो दलित वर्ग से संबंधित था। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंडों को ग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? तो किसी भी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड उपग्रह कहलाते हैं। ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? तो केपलर ने ग्रहों की गति के नियम का पता लगाया था। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? तो शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं। निक्स ओलंपिया पर्वत जो है, निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत जो है किस ग्रह पर है? तो मंगल ग्रह पर है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा जो है उसे अभिनव तारा कहा जाता है। सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो कॉपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या पूछा गया देखते हैं। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? तो प्राचीन भारतीय सूर्य को ग्रह मानते थे, लेकिन आज जो है रिसर्च में अब हमें पता चला है कि सूर्य एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य कौन सी गैस का गोला है? तो हाइड्रोजन और हीलियम का गोला है सूर्य। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो प्रकाश मंडल कहते हैं सूर्य के मध्य भाग को। किस देश में अरात्रि का सूर्य दिखाई देता है? तो अर्धरात्रि का सूर्य जो है नॉर्वे में दिखाई देता है। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? तो सूर्य से ग्रह की दूरी को उपसौर कहा जाता है। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड सूर्य के धरातल का तापमान है लगभग। मध्यरात्रि का सूर्य किस देश में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में मध्यरात्रि का सूर्य दिखाई देता है, और अरात्रि का सूर्य जो है वो नॉर्वे में दिखाई देता है। थोड़ा सा क्लियर कर लेना है इसको। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है? तो 71% लगभग सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का परसेंटेज है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। बुध ग्रह को स्टार्टिंग का ग्रह माने
तो बुध ग्रह से पृथ्वी ग्रह के बीच में, बुध और पृथ्वी के बीच में कौन सा ग्रह है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें। ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है। तो ये आप थे जीके जीएस के, आपके लिए क्वेश्चंस थे। आप अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल पर दिन भर में 4 क्लासेस होती हैं, जिसका टाइम टेबल मैंने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। आप इन सभी टाइम टेबल पर आकर क्लास में और वीडियोस देख सकते हैं। हर दिन आपके लिए अलग अलग क्वेश्चंस के नए वीडियोस मिलते हैं। पर डे के वीडियोस प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, लिंक पर क्लिक करके आप वीडियोस को देख सकते हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं, कोई सजेशन है तो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जहाँ रहें ज़बरदस्त रहें। थैंक यू सो मच, नमस्कार।